वेलकम बच्चों। आज हम लिमिट का चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले लिमिट में क्लास 11th और 12th में क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले लिमिट, जैसा कि नाम से कंफर्म है, किसी भी फंक्शन को एक इंक्रीज़ किया जाए या डिक्रीज़ किया जाए तो एक अगर फिक्स लिमिट यानी फिक्स बाउंड्री तक अगर किसी फंक्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाता है तो ऐसे फंक्शंस को हम लिमिट के अंतर्गत रखते हैं। और इन्हीं फंक्शंस में हम फिर डेरिवेटिव को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फंक्शन ऐसे हैं जिनका डेरिवेटिव पॉसिबल है और कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जिनका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। तो क्लास 11th और 12th में तो बहुत ही लिमिटेड पार्ट है। क्लास 11th और 12th को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एकेडमिक सिलेबस पर सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए ये चीज़ें हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कि लिमिट आखिर क्या है। तो लिमिट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको वो फंक्शन का स्टेटस चेक करना होता है, फंक्शन का पोजीशन चेक करना होता है कि कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं। इसको हम लिमिट के हेल्प से चेक करते हैं। तो जैसे सपोज हमें एक कोई fx फंक्शन दे दिया है और पर्टिकुलर पॉइंट x = 0 पर या x = a पर हमें इसकी वैलिडिटी चेक करनी है। तो हम 3 स्टेप में इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। एक हम LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं। दूसरा हम RHL लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। और एक पर्टिकुलर उस फंक्शन पर, यानी अगर कोई फंक्शन x = a पर अगर हम किसी फंक्शन की वैलिडिटी चेक करनी है तो उस फंक्शन के हम पॉइंट के लेफ्ट साइड पर, पॉइंट के राइट साइड पर और उस पॉइंट पर अगर तीनों वैल्यूज हमारा सेम देता है, फंक्शन चेंज नहीं होता, रिजल्ट सेम आता है, तो हम ऐसे कहेंगे कि ये जो है लिमिट इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करती है। जैसे हमने कोई भी एक फंक्शन लिया, fx = x² + 2x + 5 at x = 1। तो x = 1 पर इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यानी x = 1 इस फंक्शन के लिए सुइटेबल लिमिट है या नहीं है। तो यही चीज़ें हैं। तो इसकी कुछ वैराइटीज़, कुछ टाइप्स हैं। हम ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए टू द टॉपिक, टू द पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमने कुछ रिजल्ट्स लिख रखे हैं जिसमें हमारा 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 to the power 0, इनफाइनाइट to the power इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट और 1 to the power इनफाइनाइट। ये 7 रिजल्ट्स हैं। अगर ये 7 रिजल्ट्स हमारे किसी भी फंक्शन में आते हैं तो इन रिजल्ट्स को हमारा मैथमेटिक्स कहता है कि ये वैलिड रिजल्ट नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए इनको इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा गया है। ये 7 रिजल्ट अगर आपके आते हैं तो हम ये मान लेंगे कि अभी हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो ये 7 रिजल्ट्स याद रखिए। खासतौर से क्लास 11th और क्लास 12th में पहले 2 रिजल्ट यानी 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का रिजल्ट का यूज़ ज़्यादा हुआ है। तो जो हमारे क्लास 11th में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट पर मिलेंगे। लेकिन ये रिजल्ट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आते हैं। तो किस तरह से आते हैं तो ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे x² - 1 अपॉन x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। अगर हम लिमिट, इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू x = 1 हम इसमें रखें तो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि x² - 1 अपॉन x - 1, अगर इसमें x = 1 हम रख देते हैं तो टोटल वैल्यू हमारा यहाँ पर 1² इस तरह से हमारा 0/0 रिजल्ट हमें मिलेगा। और 0 रिजल्ट ही हमारा एक पॉइंट होता है, एक हमारे लिए समस्या होती है कि हम इस 0/0 रिजल्ट
0/0 रिजल्ट को किस तरह से अपने एक वैलिड रिजल्ट में चेंज करें। तो इसके कुछ वैराइटीज़ हैं। सबसे पहले मेथड हमारा हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड। कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो शुरुआत क्वेश्चन की हमें हमेशा डायरेक्ट मेथड से करनी चाहिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम सीधे x = 1 पहले रख के देख लेते हैं। अगर हमारे वो 7 रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो यही हमारा सोल्यूशन होता है। जैसे हमने x = 1 हम डायरेक्ट इसमें उठा कर रखें तो क्या मिलेगा, 1²। इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 1/2 मिलेगा। इसका मतलब है 1/2 एक वैलिड वैल्यू है, एक हम एडजस्टेबल वैल्यू है, एक्सेप्टेबल वैल्यू है, इसलिए यही एक आंसर होगा। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है कि कभी भी कोई फंक्शन अगर दे दिया जाए और उसमें लिमिट का डिस्कशन कर दिया जाए तो उस लिमिट को अगर हम डायरेक्ट रखने से हमें फाइनाइट रिजल्ट मिल जाता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं और ये वैल्यू हमारा वैलिड वैल्यू होता है। अगर ये वैल्यू हमारा 0/0 या इनफाइनाइट रिजल्ट दे देता है तो उसके लिए फिर हम अगला स्टेप बढ़ाते हैं और अगला स्टेप हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम एक फंक्शन को लेंगे जिसमें हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट मेथड वो फेल होगा। उस डायरेक्ट मेथड को फेल होने से के बाद हम अपने इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हमें डायरेक्ट मेथड से ही करनी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट मेथड जब 0/0 रिजल्ट दे दे या इनफाइनाइट रिजल्ट दे दे तो उस कंडीशन पर हमें अगले स्टेप पे बढ़ना चाहिए और अगला स्टेप हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज कर लो कि इस तरह का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं तो अगर हमने इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दिया और डायरेक्ट मेथड का रिजल्ट 0/0 आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन तो हमने पहले तरीके से शुरू किया था, लेकिन अब उसका रिजल्ट 0/0 आ जाने की वजह से हम इसमें अपना सेकंड मेथड लगाएंगे। तो सेकंड मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। अगर पहला रिजल्ट हमारा डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने से रिजल्ट 0/0 आ रहा है तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये फंक्शन के फैक्टर हो रहे होंगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन के हम फैक्टर कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2x - 2 होल स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा और
अगर लिमिट फैक्टर करने के बाद हमने देखा कि एक फंक्शन हमारा कट गया, रिमेनिंग जो फंक्शन बचता है उसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं और लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो 0/0 नहीं मिला बल्कि 0 मिला। 0 एक एक्सेप्टेबल वैल्यू है, इसलिए हम इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे और हम ऐसा मानेंगे कि इस सोल्यूशन का, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो होगा वो एक्जैक्टली 0 होगा। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं कि अगर e⁻x−1/x, इसमें भी अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0/0 मिलेगा, और e⁻x−1 अगर इसमें भी हम अगर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो इसमें भी हमें रिजल्ट हमें 0/0 मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं, कुछ फार्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं। कुछ फार्मूले आपने अपने बेसिक क्लासों में पढ़ चुके हैं, जैसे कि बायनोमियल से कुछ फार्मूले हम उठाते हैं, कुछ हमें एक्सपोनेंशियल सीरीज से कुछ फार्मूले उठाने पड़ते हैं, कुछ फार्मूले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से उठाने पड़ते हैं। इस तरह से जो फार्मूले हमें इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन क्वेश्चनों की एक लिस्टिंग कर लेते हैं। तो मैं ज़्यादा ब्रीफ में ही उसको बताऊंगा। ऑलमोस्ट वो क्वेश्चंस आपके पास हैं, वो फार्मूले आपके पास हैं। तो सबसे पहले हमने फार्मूला पढ़ा था, ये 4 फार्मूले तो हमारे थे कि बायनोमियल में हमने इसका एक्सपेंशन देखा था। इसको अगर हम शॉर्ट में सॉल्व करें तो इसको x प्लस ए कह देते हैं, ये x माइनस ए। इस तरह से इसका हम डेरिवेशन करते थे। इसी तरह से जो सेकंड है, इसका सेम ऊपर वाला रिजल्ट ही होता था, लेकिन अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव होते थे। तो इसको हम लिखेंगे MC0 इस तरह से। इसी तरह से 1 - x को ये 4 फार्मूले हमारे बायनोमियल से यूज होंगे। इसके बाद एक्सपोनेंशियल से इस तरह से ये हमारे 4 फार्मूले, ये पहले 4 फार्मूले हमारे बायनोमियल से हैं, दूसरे 4 फार्मूले हमारे एक्सपोनेंशियल सीरीज से हैं, और कुछ और फार्मूले हैं sin x cos x। और ये 2 फार्मूले लास्ट के हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से हैं। तो यही कुछ फंडामेंटल्स हैं
जिनको अगर हम अपने दिमाग में रखें तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में e की पावर x माइनस 1 अपान x दिया हुआ है, तो e की पावर x का अगर हम अपना फार्मूला अप्लाई करें, e की पावर x का फार्मूला हमारे पास है लिमिट यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, x ऊपर से कॉमन लेंगे और x ऊपर से कॉमन लेने पर नीचे का x भी कट जाएगा, तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और अब हम x की जगह 0 रख देंगे तो रिजल्ट हमें 1 मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिमिट में क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। सेकेंड है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन x, इसका रिजल्ट 0 होगा। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, इसका रिजल्ट भी 1 होगा। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका रिजल्ट हम 1 लेते हैं। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका जो रिजल्ट लेते हैं log a, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x, इसको हम e रिजल्ट लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी तरह से log 1 प्लस x अपॉन x, इसके रिजल्ट को हम लोग 1 करेंगे। log 1 माइनस x अपॉन x, इसमें लिमिट सब में लगा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना। इसका रिजल्ट हम -1 करेंगे। एक हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस log 1 प्लस x बेस a अपॉन x, इसको हम 1 अपॉन log a ऐसा करेंगे। इसके बाद हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n अपॉन x माइनस 1, इसकी वैल्यू हम n a की पावर n माइनस 1, यहाँ a की पावर n कह लीजिए और यहाँ पर a कह लीजिए। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x, इसका वैल्यू 1 होगा और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x, इसका वैल्यू भी 1 होना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे जिनको हम यूज़ करेंगे। अब
जैसे हम साइन एक्स अपन एक्स, ये लिमिट साइन एक्स अपन एक्स को प्रूव करना चाहें कि इसका वैल्यू 1 कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें साइन एक्स का फैक्टोरियल फंक्शन में हमें वो वैल्यू निकालना होगा जिसकी वजह से हम इसका वैल्यू 0 कर पाते हैं। तो सबसे पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि किस तरह से इसका वैल्यू 1 होता है। सारे क्वेश्चनों का डेरिवेशन शायद संभव नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का डेरिवेशन तो हम कर ही सकते हैं। तो इसका सपोर्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर से लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने सीखा था कि e की पावर x का जो वैल्यू है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और इस तरह से हमारा अप टू इनफाइनाइट तक चलता है। तो ये फार्मूला हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा था, एक्सपोनेंशियल सीरीज का फार्मूला है। इसी में अगर हम e की पावर आई एक्स की बात करते हैं, e की पावर आई एक्स, तो हम ये देखते हैं यहाँ x की जगह e की पावर आई एक्स रख देंगे, तो 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस आई एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल आई एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इस तरह से इनफाइनाइट तक चलेगा। इसका वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स कुछ ऐसा लेते थे। जब हमने पोलर फॉर्म की बात करी थी तो इसी को हम e की पावर आई थीटा लेते थे। तो यहाँ से 1 प्लस आई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस आई एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, और इस तरह से हमारा आगे चलेगा। इसी के रियल पार्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो रियल पार्ट हमारा कुछ ऐसा आएगा जिसमें आई नहीं है, वही हमारा रियल पार्ट होता है, और इस तरह से। और इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा है उसको हम इमेजिनरी पार्ट लेते हैं। तो यहाँ से हम कुछ ऐसा इसके इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करेंगे। ये इधर वैल्यू हमारा cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, तो यही से कंपेयर कर लेते हैं। तो रियल पार्ट का रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से। तो यहीं से अगर cos x का फार्मूला फैक्टोरियल फंक्शन में निकालें तो हमें कुछ ऐसा मिलता है। ये हमारा cos x का होगा, और इसी तरह से इमेजिनरी का इमेजिनरी से रिलेशन करेंगे x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और इस तरह से यहाँ हम लोग वैल्यू दी है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो साइन एक्स का यही फार्मूला अप्लाई करना होगा। नीचे x है तो हम x से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे, तो कुछ हमें ये जो वैल्यू मिल रही है ये हमें कुछ इस तरह की वैल्यू दिखाई दे रही है। इसी में हम लिमिट अप्लाई कर दें x टेंस टू 0, तो हमें निश्चित रूप से इधर भी हमें x टेंस टू 0 अप्लाई करना होगा। ऊपर से x को कॉमन लेंगे और नीचे से कैंसिल करेंगे, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। ऊपर का हम रद्द कर देते हैं। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन ले लें तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, इस तरह से x की पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल और बाई x, इस x से x कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग पार्ट पर x की जगह 0 रखेंगे, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। और यही हम कहना चाहते थे कि x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू
1 होता है। तो इस तरह से हम इसको डेरिवेट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसी तरह से हम cos x अपॉन एक्स, अगर यहाँ पर हम cos x अपॉन एक्स की बात करें तो हम इधर भी डिवाइड कर देंगे x से, और जब हम उसका वैल्यू डिफाइन करेंगे तो वो वैल्यू भी हमें ज़ीरो मिलेगा। तो ये था हमारा इसका डेरिवेशन। कुछ और भी फार्मूले हम इस तरह से डेरिवेट कर सकते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो log 1 प्लस एक्स का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। ये हमारे कुछ स्पेशल फार्मूले थे, जिसमें log 1 प्लस एक्स का फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसका फार्मूला x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस प्लस माइनस फिर माइनस अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव एस प्लस, और नीचे x डेफिनेट सी बात है, ऊपर से x कॉमन लेंगे और नीचे के x को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ जो हमें वैल्यू मिलेगी कॉमन लेने के बाद और कैंसिल करने के बाद, तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर क्यूब बाई 4, और यहीं पर x इक्वल टू 0 रख देंगे तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा। इसीलिए हम कह देते हैं कि इसका जो वैल्यू आता है, इसका वैल्यू हमारा 1 होता है। इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर इनको हम ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें तो शायद हमें इसके रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा इसका आप शॉर्टकट एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि जिन वैल्यूज़ को ज़्यादा ज़रूरत होती है उनका वैल्यू हम अभी टेबल में डिफाइन कर चुके हैं, और उसी से हम बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे।